नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की हम लोग सीरीज देख रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू की। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट भी करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो हम लोग 134 तक देख चुके थे, 134 तक, 135 से हमें देखना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो 135 वाला स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उसी को पढ़ते हैं। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह ये घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रहित में संसद विधि बना सकती है। अब देखिए मतलब क्या स्टेटमेंट का मैं समझाता हूं, पहले पढ़ ले इंग्लिश वाला भी। द राज्यसभा अलोन हैज द पावर टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी नेशनल इंटरेस्ट फॉर द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट। अब देखो इसमें बोला ये जा रहा है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये बताया था कि टोटल हमारे देश में ना 3 सूची दे रखी है। ठीक है, एक दे रखी है आपकी यूनियन लिस्ट, इसको बोला गया आपका कौन सा, केंद्र सूची। एक दे रखा है आपका राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और एक दे रखी है आपकी कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कौन सी कंकरेंट लिस्ट दे रखा है। अब जो आपकी यूनियन लिस्ट है इस पे कानून कौन बना सकता है, सिर्फ आपकी केंद्र सरकार बना सकती है। जो आपकी स्टेट लिस्ट है इस पे कौन कानून बनाएगा, इसमें सिर्फ आपकी राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, और जो कंकरेंट लिस्ट है, संवर्ती सूची, इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी। ठीक, अब लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि कभी ऐसा कोई मौका हो सकता है कि केंद्र सरकार जो है राज्य सूची में भी कानून बना दे। जैसे राज्य सूची में पुलिस आता है, क्या केंद्र सरकार, हमारी संसद, वो राज्य सूची में जाके कानून बना सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ 3 या 4 एक्सेप्शन दे रखे हैं हमारे संविधान में, जब केंद्र सरकार कानून बना सकती है। नॉर्मल सिचुएशन में नहीं है, सिर्फ 3 या 4 है। पहली चीज तो जब इमरजेंसी लगी हो। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ना, राज्यसभा की बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति होती है, लोकसभा से ज्यादा इंपॉर्टेंट शक्ति है ये राज्यसभा की। ठीक है, तभी राज्यसभा जरूरी है। अगर राज्यसभा एक प्रस्ताव पास कर देना, एक आपका संकल्प पास कर दे आपका राज्यसभा रेजोल्यूशन कि भैया केंद्र सरकार जो है कानून बनाए राज्य सरकार की सूची में, मतलब केंद्र सरकार का मतलब संसद बनाए, तो फिर जो है कानून बनेगा। ठीक है, राज्य सूची में भी कानून बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट यही बोला जा रहा है कि राज्यसभा अगर चाहे तो वो बनवा सकती है, तो बिल्कुल सही है राष्ट्रहित में। तो पहला स्टेटमेंट जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है। मान लो आपातकाल लगा, आपातकाल का प्रोक्लेमेशन हो गया और घोषणा हो गई, लेकिन उसके बाद में क्या उसको सिर्फ लोकसभा से हमें पास कराना पड़ेगा? नहीं, ये गलत है। होता है ना, जब मान लो इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया है तो 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर क्या करना पड़ेगा ना, सरकार को वो आपका जो इमरजेंसी करी है उसका जो रेजोल्यूशन है ना, वो आपकी लोकसभा से भी पास कराना है और राज्यसभा से भी कराना है, दोनों जगह से। तो ये वाला दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर सिर्फ मान लो लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है किसी पार्टी के पास में, तो आसानी से करा लेगी। तो इसीलिए दोनों सदन रखे गए हैं। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 1 ओनली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें बोला जा रहा है जो आपका 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो किसको लेके है। 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? तो ये जो है आपका रिलेटेड वो है निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से। ठीक है, जो आपके प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, प्राइवेट वाले, जैसे अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रखा होगा प्राइवेट, सरकारी नहीं है, उसमें भी कोटा देने के लिए। ठीक है, जो आपका सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, जैसे ओबीसी या आपका ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, उसमें यही बोला जाता है कि जो सामाजिक तौर पे और आपके शैक्षिक तौर पे पीछे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में ये है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्गत उपबंध के पालन में गठित हुआ? देखो क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं क्या मतलब है। हमारे संविधान में बोला जा रहा है, एक आर्टिकल दे रखा है, उस आर्टिकल को फॉलो करते हुए कौन सा जरूरी हो गया था कि हमें एक आयोग बनाना पड़ा, एक कमीशन हमें बनाना पड़ा। तो यहाँ पे बात हो रही है इलेक्शन कमीशन की। ठीक, देखो मतलब क्या है, हमारे संविधान का एक आर्टिकल था, आर्टिकल 324, उसमें यही बोला गया था कि हमें क्या करना है, एक निष्पक्ष बॉडी बनानी पड़ेगी, चुनाव आयोग, वो बनाइएगा। तो जैसे ही हमारा आजादी मिली उसके बाद संविधान लागू होने के बाद में सरकार ने फिर चुनाव निर्वाचन आयोग का गठन किया। ठीक, और किस आर्टिकल के तहत, क्योंकि संविधान में दे रखा था। बाकी जो ये 3 बॉडी दे रखी है ना, ये तो संवैधानिक है ही नहीं, तो यहां से एलिमिनेट भी कर सकते थे आप लोग। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन है कि भैया जो आपकी अंतरिम सरकार थी 1946 में, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जो सरकार बनती है जब एक कोई शासन छोड़ के जा रहा हो तो दूसरे को शासन मिलना। मतलब जैसे समझो अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, उनको पता लग गया था, उन्होंने बोल ही दिया था कि हम छोड़ के चले जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे। तो 1946 में भारत में क्या करा, एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी, अंतरिम सरकार। और बोला गया जब तक आजादी पूरी नहीं मिल जाती, फ्रीडम नहीं मिल जाती, तब तक देश को कोई तो चलाएगा ना। तो तब कौन चलाता, वो आपकी अंतरिम सरकार चलाती। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट। उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, बोला जा रहा है कि
इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनको कौन सा इसमें विभाग मिला था? तो वो मिला था इनको फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य तथा कृषि, ठीक है, ये मिला था। अगला क्वेश्चन क्या है? अब इसमें देखो हाई कोर्ट के जज को लेकर बात हो जा रही है, देखते हैं जरा क्या है। A person who has held office as a permanent judge of a high court cannot plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court. कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिभाषण या कार्य नहीं कर सकता। देखो मतलब क्या है, देखो आपके हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक, रिटायर हो गए। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है, क्या वो रिटायर हो गए तो रिटायर होने के बाद में प्रैक्टिस भी तो कर सकते हैं, मतलब एडवोकेट की तरीके, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हैं? सिर्फ हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में कहीं पे भी जाके वो वकील के तौर पे काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में प्रैक्टिस कर सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं। थे वो जज, अब वो रिटायर हो गए तो वो क्या करें, लेकिन उनको लॉ की तो नॉलेज है ही, ठीक है, कानून की तो है, तो वो एडवोकेट भी बन सकते हो, काफी अच्छा हियरिंग के पैसे भी कमा सकते हैं। तो पहले वाला गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है कि भारत में हम उसी को जज बनाएंगे हाई कोर्ट का, पढ़ ले रहे हैं चलो। अ पर्सन इज नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया अनलेस ही हैज फॉर एटलीस्ट 5 years हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहिर्त नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया। तो गलत है। कम से कम कितना वर्ष करना चाहिए? 10 साल का होना चाहिए। 5 साल दे रखा है तो गलत हो जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका कोई भी नहीं, तो डी वाला है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब इसमें भी स्टेटमेंट दे रखी है। देखो पहली चीज तो ये है, हमारे संविधान में ये बोला गया है कि जो आपकी सरकार होगी, राज्य, वो 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे ना, सबको निशुल्क मतलब फ्री और कंपलसरी क्या करनी है? एजुकेशन देनी है, शिक्षा देनी है। और ये एक मौलिक अधिकार है आपका, ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। और बोला जा रहा है कि ये 76 कॉन्स्टिट्यूशन से पास हुआ था, तो ये गलत हो जाता है। देखो मौलिक अधिकार बन रखा है कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21A के तहत। लेकिन ये जो पास हुआ है ना कि भैया सब बच्चों 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे सबको शिक्षा देनी है, वो मौलिक अधिकार है, ये पास हुआ है आपके 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में पास हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी सर। तो पहले वाला गलत हो जाता है। दूसरा क्या बोला जा रहा है? जो सर्व शिक्षा अभियान है वो भैया, उसमें ये बोला गया था कि रूरल एरियाज में जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर एजुकेशन देंगे, तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए करा गया था। और भी फैक्टर थे, ये एक था। फिर जो आपकी शिक्षा थी ये पहले राज्य सूची में आती थी, इसको हम लोग समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में कब लाए? वो लाए 42वें संशोधन 1976 से, ठीक है, उसमें समवर्ती सूची में लाए थे। मतलब अब केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी और राज्य सरकार भी बनाएगी। थर्ड वाला सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? खुद ही सोचो, हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें बोला जा रहा है जब भारत में पीआईएल लाया गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, जनहित याचिका, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो उस समय पे जो मुख्य न्यायमूर्ति थे वो थे आपके पीएन भगवती। ठीक है, कब बने थे चीफ जस्टिस इंडिया के? बने थे 1985 में। ध्यान, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल क्या होता है पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें बोला जा रहा है जो आपका चार्टर एक्ट 1853 था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी थी। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो ये गलत है। कौन से एक्ट से करा गया था? वो करा गया था 1813। अब देखो एबॉलिश मोनोपोली का मतलब ये था कि भारत के साथ में, अच्छा लंदन में बहुत सारी कंपनी बन रखी थी, लेकिन भारत के साथ में सिर्फ व्यापार कौन करेगा? वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, मोनोपोली थी। लेकिन इसको समाप्त करा गया था कब? 1813 से। फिर क्या बोला जा रहा है? जो भारत सरकार अधिनियम 1858 आया के तहत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और भारत पर सीधे शासन करने की जिम्मेदारी ली। बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था ना, 1857 में क्रांति हो गई थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो उसके बाद में भैया जो वहां पे ब्रिटिश सरकार बैठी थी, उनको डर लग गया कि भारत जो सोने की चिड़िया हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सही से शासन नहीं कर पा रही है, तो इसलिए इसको तो भैया हटाओ, भंग करो और सीधा शासन जो है हम अपने अंडर ले लेंगे। ठीक है, दूसरे वाला जो है ना ये बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वो जाएगा आपका बी वाला। ठीक, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो पहली लोकसभा थी उसके स्पीकर अध्यक्ष कौन थे पहली लोकसभा के? तो वो थे आपके जीवी मवलंकर। ठीक है, जीवी मवलंकर। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, बनना करना।
इसमें बोला ये जा रहा है कि जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मंत्री परिषद है, भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बोथ टू द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो गलत है, बिल्कुल गलत। क्यों? आर्टिकल 175 है हमारे संविधान का, याद कर लो। तो ये बताता है कि जो मंत्री परिषद होगा ना, वो उत्तरदायी किसको है? सिर्फ वो लोकसभा को उत्तरदायी है। जो अगर लोकसभा ने अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया तो उनको हटना पड़ेगा, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। जबकि मंत्री हो सकते हैं राज्यसभा से, देखो मंत्री आपके दोनों सदनों से बन सकते हैं, लेकिन उत्तरदायी सारे मंत्री किसको हैं? वो आपके लोकसभा को ही होंगे। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो जाता है और दूसरे वाला बिल्कुल सही है। दोनों लोकसभा राज्यसभा के दोनों जो सदस्य हैं ना, वो आपके मंत्री बन सकते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। तो यह करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका डी वाला। ए फॉल्स है बट आर वाला जो है वो ट्रू है। ठीक है, ये आर होगा। ठीक, डी वाला ए गलत है परंतु आर सही है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही थी आपकी वीडियो, यहीं पे वीडियो भी खत्म करता हूँ। और आखिर में मैं ये बता दूं कि हमारा यूपी पीसीएस 2024 का पेड ग्रुप चल रहा है। एक ही जगह पे बढ़िया से प्री प्लस मेंस की तैयारी करने के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी टॉप एजुकेटर से, आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, सिलेक्शन मटेरियल भी, पेड क्विज भी। सिर्फ करना क्या है, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करिए, हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।